अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैन। आज हम खतीजा लॉ पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे जब हस्बैंड एंड वाइफ की सेपरेशन हो जाती है और सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू उनकी ज़िंदगी में अराइज़ होता है वो बच्चों के लिए फ़ाइट है, जो एक टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है पेरेंट्स के दरमियान। तो उसलिए हमने हमज़ा हुमायूं साहब, जो कि फ़ैमिली लॉ के टॉप एक्सपर्ट पाकिस्तान के अंदर लॉयर हैं, उनसे सवाल करेंगे कि अगर जो कस्टोडियल पेरेंट है वो माँ है या बाप है, अगर कस्टोडियल पेरेंट से नॉन कस्टोडियल पेरेंट बच्चा छीनता है सेपरेशन के बाद, तो सबसे ज़्यादा जो इंस्टेंट रिलीफ है कस्टोडियल पेरेंट के पास वो क्या है? वो कोर्ट के अंदर क्या जाके जो कानून की पावर्स हैं उनको इन्वोक करवा सकता है? जैसा साहब, हस्बैंड एंड वाइफ में जब सेपरेशन होती है तो उनमें ये देखा गया है कि टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है बच्चे को लेके। कहीं पे वो अना की रीज़न हो सकती है, कहीं पे वो वाकई स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डेज होगी जिसके अंदर बाप कह रहा है बच्चा मेरे पास आ जाए, माँ कह रही है बच्चा मेरे पास आ जाए। दैट इज़ व्हेन आपके पास कस्टडी का मामला जो है वो आ जाता है, जहाँ पे अब आप चाहते हैं कि बच्चा मुझे मिल जाए। नाउ एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक अर्जेंसी आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, जहाँ पे आप समझते हैं कि इट इज़ द डायर नीड ऑफ द माइनर कि वो बच्चा मेरे पास होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आईने पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 199 1B1 वो ये कहता है कि एनी पर्सन हु हैज़ बिन डिटेन्ड, जिसको डिटेन किया गया है, उसको अदालत में प्रोड्यूस करने के लिए और फिर उसको आज़ाद करने के लिए आप हेबियस पिटिशन, रिट पिटिशन की सूरत में फ़ाइल करते हैं। लेकिन ओवर टाइम हमारे आइन से एक स्टैचुटरी प्रोविज़न जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर इंट्रोड्यूस करा दी गई, जैसे हम सेक्शन 491 कहते हैं। सेक्शन 491 अगर आप CRPC देखते हैं तो उसके अंदर दो किस्म की सिचुएशंस बयान की गई हैं, जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, सेशंस जज के पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो किसी शख्स को रिकवर करने के इख्तियारात रखता है और फिर पुलिस को नेसेसरी रिट के ज़रिए डायरेक्शन दे सकता है। पहला पार्ट है जहाँ पे किसी शख्स को इलीगली डिटेन किया जाए, और अगर उसे इलीगली डिटेन कर दिया जाए तो नेचुरली आप 491 में जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एक माँ या एक बाप ये कह रहे हों कि जी बच्चा दूसरे पेरेंट के पास है, जिसके साथ मेरी सेपरेशन हो चुकी है या डिवोर्स हो चुकी है या अलहदगी चल रही है या डिफ़िकल्टी इन मैरिज आ गई है, तो ऐसी सूरत में ना तो वो इलीगल डिटेंशन है, ना वो इम्प्रॉपर डिटेंशन है, ना वो किसी तौर पे अनलॉफुल डिटेंशन है। देयरफॉर 491 की प्रोविज़न 1 वीक हो जाती है। लेकिन अगर आप उसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं तो वहाँ पे जो वो प्रोविज़न है वो अदालत को ये इख्तियार देती है कि किसी शख्स को अदालत में प्रोड्यूस करके अकॉर्डिंग टू लॉ ट्रीट करें। और बच्चे के ऊपर हमारा जो कानून है और इसके ऊपर जो फिर हमारी एपेक्स कोर्ट्स की जो डिसीजंस आए वो वाज़ेह तौर पे ये कहते हैं कि जहाँ पे वाकई ही एक अर्जेंट डायर नीड होगी उस बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर कि उसको किसी पर्टिकुलर पेरेंट के हवाले किया जाए, तो वहाँ पे हम 491 का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बच्चे को एक पेरेंट से रिकवर करके या एक शख्स से रिकवर करके किसी पेरेंट के हवाले कर सकते हैं। एंड दिस इज़ दी मेन रीज़न वाई कि हमारी कोर्ट अब ये कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर एक पेरेंट ये अलेज करे कि दूसरे पेरेंट ने बच्चा स्नैच कर लिया है, तो वो कहते हैं कि ये कोई इलीगल, अनलॉफुल या इम्प्रॉपर एक्ट नहीं है। लेकिन बच्चे के वेलफेयर में जहाँ पे वो सकलिंग बेबी है, एक अर्जेंसी आ गई कि वो बच्चा माँ के पास होना चाहिए, वो माँ से बेहतर उसकी कोई कफालत नहीं कर सकता, तो अदालत वो बच्चे को सकलिंग बेबी को माँ के हवाले कर देती है। किसी सिचुएशन में बच्चा सकलिंग बेबी नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया, लेकिन अर्जेंसी ये है कि वो बच्चा स्कूल गोइंग था, आपने किसी विजिटेशन अरेंजमेंट में बच्चा लिया, वापस नहीं दिया, उसकी स्कूलिंग अफेक्ट हो रही है, वो जिस माहौल से आपने उठाया किसी दूसरे माहौल में ले गए, उससे साइकोलॉजिकल उसको ब्लो मिल रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। तो ये वो सारी रीजंस हैं जहाँ पे अदालत फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और अर्जेंसी को देखते हुए वो बच्चे को इमीडिएटली प्रोड्यूस करके वो बच्चे को वापस उस कस्टोडियल पेरेंट के हवाले कर देती है, अगर वो कन्विंस हो जाएं कि यस बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट वेलफेयर के अंदर है कि ये बच्चा एक पेरेंट के पास जाना चाहिए, माँ के पास या बाप के पास। अच्छा सर, आपने बात की है एमरजेंसी की। हेबियस पिटीशन में सिर्फ हम एमरजेंसी में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बात इंस्टेंट रिलीफ की हो रही है, और सर क्या जो कस्टोडियल पेरेंट है वो हेबियस पिटीशन के अंदर
कस्टडी या गार्डियनशिप की जो मैटर है उसको भी अराइज उसमें लेके आ सकता है उस पोजीशन के अंदर? नहीं, देखें, दैट्स व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। अगर तो आपने वलायत या हजानत की बात करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल कोड बनी हुई है, एक गार्डियन कोड जो कि गार्डियंस इन वार्ड एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उसमें गार्डियन जज बैठा है, वो वलायत और हजानत के तस्वर को मरूज़ खातिर लाते हुए ये डिटर्मिन करेगा कि भाई बच्चे को शरीयत मोहम्मदी के असूल को मद्देनज़र रखते हुए या बच्चों के वेलफेयर के अंदर कि उनके लिए सबसे बेहतरीन सूरत हाल क्या है, उनको कहाँ होना चाहिए, वो ये डिटर्मिनेशन करता है। और उसके अंदर फिर वो सारे फैक्टर्स को, करैक्टर कैपेसिटी और उनकी बैकग्राउंड्स को, सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है पेरेंट्स की। हेबियस के अंदर जब तक इमरजेंसी नहीं होगी, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर 100 पटिशन्स फाइल हो रही हैं तो उन 100 पटिशन्स में से सिर्फ वो पटिशन्स एक्सेप्ट की जा रही हैं अदालत की तरफ से जहाँ पे एक पटिशनर ने ये साबित किया है, साहिल ने, कि ये वाकई ही एक अर्जेंट सिचुएशन है, अर्जेंसी है, एमरजेंसी है कि जहाँ पे ये बच्चा हमें हवालगी होनी है। और उसके अंदर जो मैंने आपको बताया क्रूशल एस्पेक्ट अदालत देखती है, सबसे पहले वो एज है। अगर तो सकलिंग बेबी है तो वो वाकई ही इमरजेंसी रीज़न है, वो माँ के पास जाना चाहिए। और उसके अंदर फिर हजानत का तस्वर भी आ जाता है कि 7 साल तक का बच्चा माँ के पास हो, या अदरवाइज़ जो है वो अगर बेटी है तो सूरत में 14 साल होना चाहिए, माँ के पास होना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रिक्टो सेंसो नहीं है। अगर सकलिंग बेबी तो फिर तो माँ के पास ही जाएगा, क्योंकि उसमें फिर अदालत की कुछ प्रिजम्पशंस भी हैं जिसमें कि जी बाप तो काम पर होता है, माँ के पास ही एक मदर वॉर्म है जहाँ पे वो बच्चा सेफ डीम करता है, उसकी नॉरिशमेंट होती है और सारी चीज़ें। लेकिन हमने कहा कि इमरजेंसी रीजंस वहाँ पे भी आ सकती हैं कि जहाँ पे एक बच्चा स्कूल गोइंग है, आपने उसको रिमूव किया है, अब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल से महरूम हो गया है, तो ये उसकी सस्टेनेंस है, उसकी नेसेसिटी है, तो ये उसके वेलफेयर के अगेंस्ट है, बच्चा हैंड ओवर है। तीसरी सिचुएशन कि वो बच्चा एक ऐसी कैपेसिटी में है, चाहे वो कोई मेडिकल कंडीशन हो, वो ASD हो सकता है बच्चा, या उसके अंदर कोई और ऐसी साइकियाट्रिक इलनेस हो सकती है कि वो किसी एक पर्टिकुलर माहौल के अंदर किसी एक पेरेंट के साथ उसकी बॉन्डेज हुई हुई है। अब ऐसी सिचुएशन में आप अगर अदालत में जाके ये सिचुएशन अदालत के सामने रख रहे हैं तो कोर्ट उसको एवेलुएट करते हुए अगर इमरजेंसी को डीम कर लेती है तो यस वो आपको दे, बट it is merely a temporary custody which is being given to you under section 491. It is not permanent. So if the idea is to attain full custody, if the idea is to attain guardianship, then you have to approach the guardian court under the relevant provisions of law ताकि आप अपना जो best purpose है वो achieve करें in the interest of the kid. So habeas is merely the dire need of the kid कि ही वो आपके साथ वापस जाए, आपको रीजॉइन करे, ताकि उसकी जो बेस्ट नीड्स हैं वो पूरी की जाए। अच्छा सर, आपने बात की है हजानत के प्रिंसिपल की। अब सर हजानत का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बेटी है वो 14 साल तक माँ के पास रहेगी और 7 साल तक बेटा माँ के पास रहेगा। बट एक केस के अंदर इस एज से पहले ही बच्चे बाप के पास हैं, माँ ने इस एज के जो बच्चे हैं वो बाप को दिए हुए हैं। अब माँ 2 साल बाद उठ के आती है और हेबियस पिटिशन के अंदर हजानत के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए बच्चे बाप से ले सकती है। जैसे हम पहले ये कह चुके हैं कि इमरजेंसी रीजंस एस्टैब्लिश करना एक मदर के लिए किसी पिटिशन के अंदर जहाँ पे वो बच्चे की इमीडिएट कस्टडी मांग रही है, वो 491 में आ तो जाएगी, लेकिन अब इस सवाल का जवाब कैसे देगी कि वो 2 साल बाद अदालत में उस बच्चे की कस्टडी रिकवर करने आई है। वहाँ पे सबसे पहला सवाल ही बाप की तरफ से ही आएगा और अदालत फिर उसको ये कन्फ्रंट कराएगी सवाल कि भाई वो 2 साल से अगर बच्चे माँ के बाप के पास रहे हैं और आपको 2 साल इसका ख्याल नहीं आया, तो अब एक इमरजेंसी रीज़न क्या आ गई। सो देयरफॉर अदालत इवेंचुअली उसकी पिटिशन को डिसमिस करेगी और उसे कहेगी कि अगर तुम्हारे पास कोई और रीजंस हैं कि भाई वो बाप बच्चों की कफालत सही नहीं कर रहा, तो वो इलीगल नहीं है, वो इम्प्रॉपर नहीं है, वो अनलॉफुल नहीं है, बाप है, बाप बच्चे के वेलफेयर को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन अब आपका सिर्फ और सिर्फ जो एम और ऑब्जेक्टिव रह गया है वो ये है कि बच्चे मेरे पास ज़्यादा बेस्ट सूटेड हैं, मैं बच्चों को ज़्यादा बेहतर उनकी इमोशनल नीड, इंटेलेक्चुअल नीड, उनकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बेस्ट इंटरेस्ट वेलबींग है वो पूरी कर सकती हूँ।
तो फिर अदालत उसे रीडायरेक्ट करेगी कि यू शुड गो एंड फाइल अ कस्टडी केस इन द गार्डियंस कोर्ट। वहाँ पे फिर ऐसी सूरत में आप इमरजेंसी रीजंस को एस्टैब्लिश नहीं कर रहे। इमरजेंसी रीजंस के अंदर आपका सबसे पहले कंडक्ट आएगा कि आप कितनी देर में आई हैं, क्या बच्चा अभी आपसे, अच्छा इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हेबियस पिटिशन के अंदर आपका अपना कंडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एन एक्विटेबल रिलीफ, एक एक्विटी रिलीफ है। वहाँ पे ये देखा जाएगा कि क्या आपने सच बोला है अदालत में। अब अगर आप ये कह देते हैं नहीं जी 2 साल से नहीं, अभी 2 दिन पहले गए हैं, और बाप कन्फर्ट कर देता है कि ये तो झूठ बोल रही है, आई कैन सेफली एस्टैब्लिश कि 2 साल से बच्चे मेरे पास है, वैक्सीन का रिकॉर्ड मेरे पास है, बच्चे बड़े हैं तो उनकी स्कूलिंग का रिकॉर्ड मेरे पास होगा, या बच्चे लाउड ओपिनियन ड्रॉ कर सकते हैं तो अदालत बच्चों की ओपिनियन ले सकती है कि भाई बताएं आपकी वालदा, तो वो कहेंगे जी शी वॉज नो वेयर। तो इवेंचुअली ऐसी सूरत के अंदर अदालत जो है वो ज़्यादा स्वेयर रिमार्क्स भी देगी कि भाई दिस वुमेन फाइल्ड अ पिटिशन फॉल्सिफाइंग इन द कोर्ट, और इवेंचुअली वो फिर कस्टडी केस में भी उसको डैमेज करेगा। तो देयर फोर हेबियस पिटिशन के अंदर इमरजेंसी रीजंस में आपका कंडक्ट ये है कि यू हैव टू इमीडिएटली अप्रोच द कोर्ट कि भाई ये बच्चा मेरे पास होना चाहिए था, सेपरेशन के बाद बच्चा मुझसे ले लिया गया है, मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया गया, या बच्चे मैं साथ ले आई थी, उनको मुलाकात के लिए घर से मुझसे लिया इन्होंने, या घर वालों को मिलाने के लिए लिया और बच्चे वापस देने से इनकारी हो गए, बट इट हैज़ टू बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स क्विकली विद इन few days, perhaps a week, 15 days time, not more than that. अगर आपने वो if you sleep over your right, तो अदालत would eventually refuse to give you the relief। वो कहेंगे जी ये emergency reason नहीं रही अब, ये emergency reasons जो हैं वो आपके conduct से आप फेल हो गई हैं establish करने के लिए कि emergency reasons हैं। फिर अदालत डीम ये करेगी कि आपने सिर्फ और सिर्फ हजानत के तसव्वुर के ऊपर हमसे बच्चा लेने की कोशिश की अंडर सेक्शन 491 एबीएस पिटिशन, वी वॉन्ट अलाउ दैट। सर आपकी बात को बढ़ाते हुए यूँ भी तो हो सकता है कि माँ बच्चे के साथ और अपने खावंद के साथ रह रही है, मगर बाप क्या करता है कि खामोशी से गार्डियनशिप ले लेता है विदाउट गिविंग द नॉलेज टू हिज वाइफ। तो क्या इस सूरत में माँ बाद में अगर बाप बच्चा लेके गायब होने की कोशिश करता है तो वो हेबियस पिटिशन फाइल कर सकती है? देखें, पहली बात ये हमने इसको बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड किया कि हेबियस पिटिशन और गार्डियनशिप आर 2 सेपरेट मैटर्स। अच्छा, हमने ऐसा देखा है कि डिसेप्टिव मीन्स का अडॉप्ट करते हुए एक पेरेंट, ख़ास तौर पे अक्सर बाप ही देखा है कि वो क्योंकि ना उम्मीद होता है कि मुझे बच्चा शायद मिलेगा नहीं, माँ को मिल जाना है, तो वो क्या करता है कि विकेडली खामोशी के साथ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के अंदर गलत एड्रेस दिखाएगा या कोई ऐसे मीन्स अडॉप्ट करेगा और बच्चों को वहाँ पे पेश करके तो उनकी हद तक कस्टडी या गार्डियनशिप ले जाता है और बाद में बच्चे देने से इनकारी हो जाता है। और फिर इवेंचुअली जब माँ बच्चे मांगती है वो नहीं देता और वो हेबियस में बजाती है तो वहाँ पे ला के कहता है कि देखें जी ये तो मेरे पास गार्डियन कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें ये इंटेंशनली पेश नहीं हो रही थी। और इवेंचुअली ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर अदालत के सामने अब 2 पहलू आ जाएंगे। पहला पहलू आ जाएगा कि एमरजेंसी नीड्स, बच्चे की एज क्या है, बच्चा किस उम्र का है, छोटा है, सिकलिंग बेबी है, पहला चेक पॉइंट पूरा हो गया अदालत में कि यार ये तो बच्चा माँ के पास होना चाहिए था। अब दूसरा पहलू कि भाई हमने हेबियस में तो बच्चे को एक उसको टेम्पररी अरेंजमेंट में माँ के हवाले करना था ना उसके वेलफेयर में, लेकिन अब अदालत ने परमानेंट जो कस्टडी है वो दे दी है। लेकिन इसके ऊपर नॉर्मली पहले हमारी कोर्ट्स उसको डिसमिसल में लेके जाती थी, वो कहती थी नहीं अब ये क्योंकि गार्डियन कोर्ट ने फैसला दे दिया वहीं चले जाएं आप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने मोस्ट रिसेंटली एक मामला आया, वहाँ पे वो खातून ने कहा कि ये तो डिसेप्टिव मेजर्स अडॉप्ट हुए हैं, मुझे तो कोई नोटिस भी नहीं आया, कोई मेरिट के ऊपर हेयरिंग नहीं हुई, ये देखा ही नहीं गया कि उसका बच्चे का बेस्ट वेलफेयर कहाँ है। अब बच्चे को उससे नुकसान पहुँच रहा है, ना उसको मदर्स वार्म मिल रहा है, ना उस बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, ना उसका बेस्ट वेलफेयर अचीव हो रहा है। तो अदालत ने पेरेंटल जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए उस एक्स पार्टी डिसीजन को जो कि गार्डियन कोर्ट से डिसेप्टिव मीन्स के ज़रिए लिया गया था उसको सेट असाइड करके बच्चा हवाले कर दिया माँ के। तो देयरफॉर इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं कि इवन इफ गार्डियनशिप पिटिशन इज ऑलरेडी decided, even then considering the urgency in the matter, there is emergency situation where the kid should be treated in a way कि वो बच्चा
शुड बी गिवन टू दी पिटिशनर, साइल के पास जाना चाहिए। तो अदालत जो है वो विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेंडेंसी या बाय द डिसीजन वो बच्चे को हवालगी कर सकती हैं। द सिचुएशन चेंजेस हाउएवर इफ द गार्डियनशिप हैज़ बिन, द कस्टडी हैज़ बिन अवॉर्डेड बाय द गार्डियन कोर्ट ऑन मेरिट। अगर मेरिट पे दिया गया है, दोनों पार्टीज जा चुकी हैं, फिर आप बच्चा मांग रहे हैं, फिर सिचुएशन कुछ और है। अच्छा सर, अगर बाप माँ से इलीगली बच्चे स्नैच करता है या अनलॉफुली उससे बच्चे लेने की कोशिश करता है, तो क्या ये किसी किस्म का ऑफेंस है? लॉ के अंदर इसकी सज़ा मिलेगी बाप को? देखें, शरई तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, वो बाप जो है वो एक गार्डियन है, वलायत है उसके पास। शरीयत ने और कानून ने उसको वलायत का इख्तियार दिया हुआ है, नेचुरल गार्डियन है। अगर वो बच्चा स्नैच भी कर ले तो इट इज़ नॉट किडनैपिंग, इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। लेकिन आप अगर उस बच्चे को रिकवर करना चाहते हैं तो फिर यू कैन नॉट इनिशिएट एन FIR, यू कैन गो इन टू कोर्ट इन हेबियस। फिर अदालत कहती है आपके पास हेबियस मैयर्स अवेलेबल है, इमरजेंसी रीज़न बनती है, आप फाइल कर दें, हम उस बच्चे को रिकवर करके आपको हवालगी करवा देंगे। या आप गार्डियन कोर्ट में चले जाएं, वहाँ पे कस्टडी सीख कर लें, अदालत आपको उस मेरिट्स के ऊपर देखेगी और बच्चे के वेलबींग बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर आपको, अगर वो समझते हैं कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट आपके पास है तो आपको बच्चा, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। अच्छा सर, आपसे मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हेबियस पिटीशन पे वो जुरिसडिक्शन पे आएगा। अब सर जुरिसडिक्शन के ऊपर एक प्रपोजिशन हमारे सामने आई जिसके अंदर माँ की जो शादी है वो कराची में हुई है, बट वो रह लाहौर में रही है। अब वो लाहौर अपने मायके आई है और उसकी अनबन हुई है, तो खामद आया है, वो बच्चा लाहौर से लेके कराची चले गया। अब बच्चा कराची में है, अब माँ हेबियस पिटीशन कहाँ फ़ाइल करेगी? जहाँ पे उसका मायका है लाहौर में, या फिर वो कराची जाएगी? अच्छा देखें, इसमें हमारे पास बेसिकली 3 फॉरम्स हैं जहाँ पे आप हेबियस की पिटीशन को लेकर जा रहे हैं। और हम अपेरेंटली ये देखते हैं कि एक बच्चा जो कि मदर के पास है, वो किसी और सिटी में रिज़ाइड कर रही है, वो बच्चा उस सिटी से आपसे स्नैच होता है और इवेंचुअली वो शख्स, बाप जो है या किसी सिचुएशन में कोई और हो सकता है, वो उस बच्चे को किसी और सिटी में ले जाता है। तो मोस्ट रिसेंटली इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला हुआ कि मदर वॉज इन इस्लामाबाद, बाप ने विजिटेशन में बच्चा लिया और वो बच्चा लेके कराची चला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हुई क्योंकि नाउ पंजाब की जुरिसडिक्शन से आप बाहर चले गए थे, एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से, तो इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन से बियॉन्ड सिर्फ और सिर्फ इख्तियार जो आ गया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कुछ नहीं कर सकती। तो डायरेक्ट पिटीशन जो है वो फाइल की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, विच वॉज अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 रेड विद 491 CRPC। और उसके अंदर कंसर्न ये रखी गई कि जी बच्चा मुझसे इस्लामाबाद में छीना गया है और वो बच्चा कराची ले गए हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जी आप, मदर को डायरेक्शन दी कि जी आप जो हैं वो केस फाइल करें कराची में। पिटीशन डिसमिस हो गई। सो शी फाइल्ड एन अपील, शी वेंट इनटू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इवेंचुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि भी तुमने ये गलत किया है, ये बच्चा अगर इस्लामाबाद से स्नैच हुआ है तो कॉज ऑफ एक्शन इस्लामाबाद था और आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप इसकी पिटीशन को एंटरटेन करते, पुलिस को डायरेक्ट करते कि बच्चे को रिकवर करे, अदालत में प्रोड्यूस करे, और अगर आपको वहाँ लगता है कि इमरजेंसी रीजंस हैं, वो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट वेलफेयर में है कि उसे फिल फॉर माँ के वाले करना चाहिए, तो आप कर सकते थे। सो नाउ देयरफॉर इट इज़ अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि अगर बच्चा एक पर्टिकुलर सिटी से स्नैच होकर किसी दूसरी में चला गया है तो यू कैन फाइल अ पिटिशन इन द सिटी वेयर द स्नैचिंग वॉज डन, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड। आप वहाँ पे फाइल करेंगे और अदालत उस बच्चे को रिकवर करके उसी सिटी की कोर्ट के अंदर ही बच्चा आपको हवालगी कराई जाएगी। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं माइनर की जो ओपिनियन है, बच्चे की जो ओपिनियन है हेबियस पिटीशन के अंदर, उसका कितना बड़ा एलिमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल वो बाप के साथ अटैच्ड है और बाप माँ से बच्चे छीन लेता है और बाद में बेटा कहता है कि जी मैंने आपके पास ही रहना है, मैंने माँ के पास जाना ही नहीं, और अदालत में आके भी वो कहता है कि मुझे माँ के पास ना भेजो, माँ की सारी ग्राउंड्स पूरी हैं, तो उस सिनेरियो में जो बच्चे की ओपिनियन है हेबियस पिटीशन के अंदर को कितनी मैटर करेगी?
देखिए, ये बेसिकली असूल है प्रिंसिपल ऑफ पेरेंटल प्रेफरेंस का, लेकिन आपको इसका बेस्ट यूज़ नज़र आता है कस्टडी के केसेस में, जहाँ पे फैमिली कोर्ट या गार्डियन कोर्ट बच्चे की ओपिनियन लेती है कि भी वेदर वो बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड है वो माँ के पास जाने में या बाप के पास जाने में, और वहाँ पे फिर अदालत हमारी एक थ्रेशोल्ड देती है कि वो बच्चा ओपिनियन किस उम्र में ड्रॉ कर सकता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो बच्चे की एज, उसकी कंडीशन, उसकी कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करते हुए अदालत अगर ये समझे कि वो बच्चा लाउड ओपिनियन ड्रॉ कर सकता है तो वो बच्चे की ओपिनियन सीख करते हैं और उसके अंदर फिर बच्चे की ओपिनियन, लेकिन इट इज़ नॉट दी ओनली ग्राउंड वेयर द कस्टडी इज़ गिवन। वो फिर ओवरऑल बाकी ग्राउंड्स के साथ रिलेट करके इन चीज़ों को देखा जाता है। हेबियस पिटिशन में अदालत के पास जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये देखना होता है कि जो साइल है या जो मसूल अलैह है, उन दोनों का करेक्टर और उन दोनों की कैपेसिटी को विदाउट गोइंग इनटू एविडेंस अगर हमने एवेलुएट करना है तो वो बेस्ट कौन बता सकता है हमें। और उसके अंदर अगर वो बच्चा 7 साल से ऊपर है, 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल तो बहुत अच्छी बात है, या उससे ऊपर है, तो फिर अदालत ऐसे बच्चे को एक रैशनल लाउड ओपिनियन ड्रॉ करने वाला सब्जेक्ट डीम करती है। और फिर उसको पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी माँ ने ये पिटिशन फाइल की है, वो कहती है कि तुम्हें अभी अभी स्नैच किया गया मुझसे, तो तुम क्या कहते हो इस पर। वो बच्चा कहता है कि नहीं जी, मैं तो बाप के साथ था, या वो कहता है कि हाँ जी मुझे स्नैच किया गया, मैं तो माँ के साथ था और मैं माँ के साथ राज़ी हूँ। तो इवेंचुअली कोर्ट फिर ये सारे फैक्ट्स को लेकर ये एवेलुएट कर रही है बोनाफाइडी ऑफ द पार्टीज़ कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर अदालत उस पिटिशन का फैसला कर लेती है। लेकिन देन अगेन हम अदालत का कन्विंस होना ज़रूरी है कि इमरजेंसी रीजंस है, वरना अदालत बच्चे की ओपिनियन नहीं लेगी। सर आपने लाउड ओपिनियन की बात की, अगर लाउड ओपिनियन को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें हमारी ऑडियंस के लिए। लाउड ओपिनियन से मुराद ये है कि जहाँ पे एक बच्चा प्रूडेंटली, रैशनली, लॉजिकली वो हर सवाल का जवाब देते हुए अपने बेस्ट इंटरेस्ट को या अपनी जो रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए वो बता सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो एक बहुत छोटा टेंडर एज का बच्चा है, वो तो 2 मिनट में इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लेकिन एक 7, 8, 9 साल का बच्चा जो है वो, उसको अगर आप एक सवाल पुट करते हैं और वो उसका एक रीज़नेबल जवाब दे रहा है और आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत बच्चा एक इसकी कैपेसिटी जो मेंटल है वो एक फिट है टू आंसर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो फिर अदालत उसके सामने ये मौजू रख सकती है कि भाई ये पिटिशनर, ये साइल है या ये मसूल अलैह है, तो इन दोनों में से तुम किसके साथ पसंद करते हो, रहना चाहते हो। और और उसके लिए कोर्ट जो है वो इन फ्रंट ऑफ द पार्टीज़ भी कर सकती है, अगर अदालत समझे तो उसको एक चैम्बर हेयरिंग भी दे सकती है, जिसके अंदर फिर अदालत उस बच्चे की ओपिनियन लेके तो वो डिटर्मिनेशन करती है कि पिटिशन जो है उसको हमने किस तरह से ट्रीट करना है। अच्छा सर, अक्सर कुछ पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं, जब उनकी सेपरेशन हो रही होती है तो वो एक पेरेंटल अरेंजमेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जिसके अंदर विजिटेशन के जो राइट्स हैं वो डिटर्मिन कर लिए जाते हैं, कस्टडी के राइट्स डिटर्मिन कर लिए जाते हैं। अब एक पेरेंटल अरेंजमेंट होगी है, मगर उसके बाद कोई पेरेंट जो नॉन कस्टोडियल है वो कस्टोडियल पेरेंट के ख़िलाफ़ अपनी जो हेबियस पिटिशन फ़ाइल कर सकता है, और जो पेरेंटल अरेंजमेंट की जो हैसियत है वो क्या है। देखिए, पहली बात ये कि पेरेंटल अरेंजमेंट का मतलब हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 2 लोगों में नहीं बन रही, दोनों लोग सेंसिबली ये डिसाइड करते हैं कि भाई बच्चा जो है वो तुम हैंडल नहीं कर सकते, या बाप खुद कह रहा है कि भाई एज अ मदर मुझे पता है कि यूर अ बेस्ट मदर, बच्चा तुम्हारे पास रहना चाहिए, तुम इसको ज़्यादा अच्छी टेक केयर कर सकती हो, मुझे विजिटेशन दे दो। वो एक रिटन तहरीर, वर्बल अरेंजमेंट को साबित करना नामुमकिन हो जाता है। पेरेंटल अरेंजमेंट अगर इन राइटिंग है और उसके अंदर आपने ये लिख दिया है कि भाई मैं बच्चा माँ को दे रहा हूँ, या माँ कह रही है मैं बाप को दे रही हूँ, मुझे सिर्फ मुलाकात चाहिए, मुझे मुलाकात दे दे, और बाद में एक पार्टी उसकी वायलेशन करती है, तो एक नॉर्मल हमारी सोसाइटी में या हमारे ख़ास तौर पे प्रोफेशन के अंदर एक नोशन है, एक आइडिया है हमारे लॉयर्स का जो इस डोमेन से नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी पेरेंटल अरेंजमेंट की तो कोई हैसियत नहीं है, अदालत ने इंडिपेंडेंट। भाई पेरेंटल अरेंजमेंट की हैसियत है। पेरेंटल अरेंजमेंट अगर इन राइटिंग हो तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी कोर्ट ने वेलफेयर वेलबींग को देखना है इंडिपेंडेंटली, वो इसको सेटिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वो पेरेंटल अरेंजमेंट की अगर ब्रीच हुई है तो हेबियस पिटिशन के अंदर सबसे पहले वो पेरेंटल अरेंजमेंट बहुत कारआमद साबित होती है, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत सी जजमेंट्स देखी हैं
कि जहाँ पे एक पिटिशनर ने, चाहे वो माँ थी या बाप थी, उन्होंने वो पेरेंटल अरेंजमेंट अदालत के सामने रख के कन्फ्रंट करा दिया कि भाई हम दोनों के दरमियान ये फैसला हुआ था कि इसके तहत ये बच्चा मेरे पास रहेगा, लेकिन उसकी अब्यूज़ हो गई है, उसकी ब्रीच हो गई है। तो अदालत इवेंचुअली उस पेरेंटल अरेंजमेंट को डीम करते हुए बच्चे का वेलफेयर, वो अदालत कहती है भाई बच्चा जिधर था वहाँ जाना चाहिए। लेकिन देन अगेन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि इमरजेंसी रीजंस 491 में वो मस्ट हैं। इमरजेंसी रीज़न से मुराद आपका सबसे पहले तो कंडक्ट आ गया कि जिसमें आप फिल फॉर, आपसे अगर बच्चा स्नैच कर लिया गया है, विजिटेशन अरेंजमेंट की वायलेशन हुई, तो आप फिल फॉर अदालत में गए कि बच्चे की स्कूलिंग इफेक्ट हो रही है, बच्चा सकलिंग था, वो मुझसे छीन लिया गया है, मुझे वापस दे दिया जाए। इसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, इसकी इमोशनल वेलबींग, इसकी इंटेलेक्चुअल वेलबींग का मसला है जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, या बच्चे की हेल्थ कंडीशन ऐसी है, उसकी जो हेल्थ ट्रीटमेंट है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो वहाँ पर अदालत फिर उसे दे देती है। बट आपका जो कंडक्ट है दैट इज़ वेरी क्रूशल। यू हैव टू गो इमीडिएटली फॉर हेबियस पिटिशन अगर वो बच्चा आपसे स्नैच किया गया और आप ये एलेज कर रहे हैं कि इमरजेंसी रीजन में बच्चा मुझे हवाल की होनी चाहिए। सर, हेबियस पिटिशन के अंदर क्या माँ और बाप के अलावा कोई दूसरा रिश्ता, जैसे नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, क्या ये रिश्ते भी बच्चे रिट्रीव करने के लिए हेबियस पिटिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। दादा दादी, नाना नानी बिल्कुल बच्चे की रिकवरी के लिए हेबियस की पिटिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि माँ की मौजूदगी में नाना नानी क्यों पिटिशन फाइल कर रहे हैं, बाप की मौजूदगी में दादा दादी क्यों कर रहे हैं? अदालत ये सवाल करती है कि भाई बाप कहाँ है, माँ कहाँ है? अगर किसी केस में माँ फौत हो चुकी है, बच्चा नाना नानी के पास चला गया था, तो फिर उस सूरत में बाप अगर हेबियस की पिटिशन फाइल कर रहा है, नाना नानी कर रहे हैं कि भाई बाप हमसे ले गया है, बच्चे हमारे पास थे, तो इमरजेंसी रीजंस इस्टेब्लिश करनी है कि बच्चे हमारे पास थे, बच्चों के साथ हमारी बॉन्डेज है, बाप वॉज नो वेयर, आउट ऑफ द ब्लू आया है और बच्चे मुलाकात के चक्कर में ले गया और वापस नहीं दे रहा, तो यस इट इज़ अ केस। लेकिन अगर माँ है तो माँ की प्रेजेंस के अंदर नाना नानी, इट डज़ नॉट मेक सेंस, फिर नहीं हो सकता, अनलेस कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों कि माँ जो है वो उम्रे पे गई हुई है, हज पे गई हुई है, वो किसी टेम्प्रेरी विजिट ट्रिप के ऊपर पाकिस्तान से बाहर थी, किसी वजह से बाहर है, कोई अर्जेंसी रीजंस हैं और वो नहीं है, तो हमने बच्चे के लिए इमरजेंसी है, हमें इमीडिएटली बच्चा वापस लेना है, तो यस देयर इज़ अ लॉजिक एंड देयर इज़ अ रीज़न, अदालत जस्टिफाइड हो सकती है। मोस्ट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा मामला आया और उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप बतौर नानी बाप से बच्चा मांग रही हैं, बाप का जो स्टेचर है वलायत का वो आपसे बहुत ऊपर है, क्यों दें आपको बच्चा, जस्टिफाई करें, रीजंस दें। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इसके ऊपर इवेंचुअली ओपिनियन दी कि येस वी डू एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो कर सकती है, बट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखने होंगे। ये नहीं है कि हम आज नानी को बाप के ऊपर स्टेचर दे दें, बट देन अगेन इफ बाप वॉज नो वेयर और नानी कह रही है भाई आई एम दी ओनली वन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ द किड, तो फिर केस मेड आउट होता है। अगर बच्चा बड़ा है तो वो खुद आके ओपिनियन दे देगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यूमरस ओकेजन्स पे ऐसा हुआ है कि वो बच्चे जो 8 साल 9 साल 10 साल के थे या 12 साल के थे, उन बच्चों ने अदालतों में इंडिपेंडेंट ओपिनियन अपनी ड्रॉ की है कि जी वी वांट टू स्टे विद नानी या वी वांट टू स्टे विद द पर्टिकुलर पर्सन, हम नहीं रहना चाहते अपने बाप के साथ या नहीं रहना चाहते अपनी माँ के साथ। तो उस सूरत में अदालत ने वो पिटिशंस जो है रिजेक्ट की हैं। तो देयरफॉर इट प्योरली डिपेंड्स कि नाना नानी या दादा दादी क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इससे बियॉन्ड चले जाएं, आप मामू के पास चले, आप कहते हैं जी मामू हेबियस पिटिशन फाइल कर रहा है बाप के अगेंस्ट, अदालत कहती नो, मामी कर रही है, पुप्पो कर रही है, चाचा चाची कर रहे हैं, तो फिर सिचुएशन इज़ डिफरेंट। छोटे टेंडर एज के बच्चे के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अदालत हेबियस के अंदर किसी ऐसे शख्स को जो है वो बच्चा दे, वलायत के असूल या हिजानत के असूल को कि पुरखचे उड़ाते वो नहीं हो सकता। अच्छा सर, आपकी जो सिचुएशन के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर मैं आपसे एक सिचुएशन से रिलेटेड सवाल करूँगा कि हेबियस की पिटिशन बनती है या इस पर नहीं बनती। सर, बच्चे बाप के पास हैं, ठीक है, अब वो बच्चे बाप ने अपने पास रखे हैं, वो किसी काम के लिए मुल्क से बाहर चले गए। अब माँ को इन्फॉर्मेशन पता लग गई है कि जी बाप तो मुल्क से बाहर चले गया, उसने क्या किया, बच्चों को स्नैच कर लिया। अब बाप क्या थ्रू अटर्नी केस फाइल कर सकता है हेबियस पिटिशन का? अभी वो मुल्क से बाहर है, उसको एक मीटिंग है, उसको टाइम लगेगा,
तो क्या अटर्नी के थ्रू आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ ले सकते हैं? देखिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोई भी है ना, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए नहीं होती। हाँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ज़रूर है कि ऐसी सिचुएशन में वेयर फादर इज़ नॉट इन पाकिस्तान, वो फिर हाई कोर्ट के अंदर एक पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए जो कॉन्सुलेट से टेस्ट हो रहा है, वो किसी शख्स को ऑथराइज़ कर रहा है कि भाई ये मेरे बिहाफ पे ये शख्स जो है ये बच्चे की रिकवरी के लिए इनिशिएट कर रहा है। लेकिन द केस बिकम्स वीक कि फादर इज़ अवे अब्रॉड, बच्चा पीछे छोड़ गया है, किसके आसरे छोड़ कर गया है। एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रजम्पशन आ जाएगी यहाँ पे कि वो बच्चे, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि उसको यहाँ छोड़ने पड़े थे और विजिटेशन के लिए माँ के पास चले गए, अब माँ से हम बच्चे वो वापस लें, क्यों लें? सो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मैंने आपको फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है अदालत इसकी इजाज़त दे दे, लेकिन किसी सूरत में अदालत इसको ना भी रिफ्यूज़ भी कर देगी। क्योंकि पहला सवाल ये आएगा, बाप जो है वो बच्चे कैसे छोड़ गया, और जब छोड़ गया है और ये इमरजेंसी रीज़न है तो फिर वापस आए ना, आकर पिटिशन फाइल करे। वाई इज़ इट दैट ही वॉन्ट्स टू फाइल अ पिटिशन थ्रू अ पावर ऑफ अटॉर्नी, और उसमें वो बच्चे माँ से मांग रहा है, जिसका जो हज़ानत का स्टेचर है वो इस्लामिकली बहुत हाई है पार्लेंस में। और वहाँ पे फिर अदालत जो है वो बच्चों की एज भी देखेगी। अगर बच्चे 7 साल से नीचे हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, सेकलिंग बेबीज़ हैं, तो फिर तो 101% माँ के पास ही जाने। लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं या उसमें माँ का कोई करेक्टर कैपेसिटी या उसका कोई पीछे किरदार का मसला नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर अदालत दे भी सकती है, बच्चों की ओपिनियन ड्रॉ कर सकती है। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू कंसिडर, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग दैट इज़ टू बी डीम्ड। इसमें बहुत सारी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन रख के आगे चलना पड़ता है। अच्छा सर, हेबियस पिटिशन फाइल करने के लिए कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जो कि इस्टेब्लिश करना कोर्ट के अंदर ज़रूरी हैं कि बच्चे रिट्रीव करवा लिए जाएं कोर्ट के थ्रू? जैन 491 में 4 मेजर कंसर्न्स हैं जो ग्राउंड्स हैं अंडर कंसिडरेशन रखने वाली, कि जहाँ पे अनलॉफुल, इलीगल और इम्प्रॉपर, अगर वो कस्टडी अनलॉफुली, इलीगली या इम्प्रॉपरली वो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट के पास चली गई है, और चौथी रीज़न है इमरजेंसी डायर नीड, कि जहाँ पे आप फिल फॉर अदालत से रुजू कर देते हैं तो आपकी 491 की जो पिटिशन है उसकी कंडीशंस मीट आउट हो रही हैं। लेकिन हमारी अदालतें ये कहती हैं कि बाप के पास जो कस्टडी होती है वो ना तो अनलॉफुल है, ना वो इलीगल है, ना वो इम्प्रॉपर है। तो देयरफॉर आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर आप ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ही वॉज नो वेयर, ही वॉज नॉट पेइंग मेंटेनेंस, ही वॉज नॉट ऑफरिंग एनी वेलफेयर टू द किड, इट वॉज मी, मैं ही देख रही थी, या बच्चे की उम्र एज ऐसी है और उसके साथ इमरजेंसी कंडीशन अटैच हो जाती है। और अगर ये कंडीशन अटैच हो जाए तो अदालत फिर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर आपकी पिटिशन को एंटरटेन करके आपको पहुंचा देती है। अच्छा, आज के पॉडकास्ट के लिए हमें इजाज़त दें। हमजा मारियो साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हेबियस पिटिशन के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ हमें जवाब दिए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कोई इस तरह का सवाल है जो हेबियस पिटिशन के अंदर आप हमसे पूछना चाहते हैं और जवाब नहीं मिल सका आपको पॉडकास्ट के अंदर, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर टुडे।